प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे लोकतंत्र के महाउत्सव की, क्योंकि पूरे देश में आज से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रथम चरण के लिए जो है पूरे देश में आज सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग का दौर जो है शुरू हो चुका है। तो हमारी भी आपसे अपील है कि जिन जिन लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर लोग सबसे पहले, क्योंकि ज़रूरी है कि लोकतंत्र के उत्सव में आप शामिल हों और भारत के लोकतंत्र में सभी को अधिकार है वोटिंग करने का, तो जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले वोट करें और दूसरों को भी वोट करने की अपील करें। और इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज़ हम करेंगे और सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की तिथि पर। और आज की तिथि पर नज़र डाल लेते हैं कि आज की तिथि क्या कुछ कहती है, क्योंकि तिथि के साथ ही जो है दिन की शुरुआत होती है। तो आज की तिथि पर हम बात करेंगे। विक्रम संवत 2081 चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। दिन शुक्रवार है। दिनांक है 19 अप्रैल 2024। तो ये तो बात हुई आज की तिथि की, और तिथि के साथ साथ आज के दिन पर क्या कुछ खास घटा था उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, यानी आज का इतिहास क्या कुछ कहता है इस पर एक नज़र डालते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1975 में सोवियत संघ की मदद से भारत ने पहले उपग्रह आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था। 1977 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आज ही के दिन प्रारंभ शुरू हुआ था और 2001 में बीएसएफ ने मेघालय के गांव से बांग्लादेश सेना को मार के भगाया था। यानी बांग्लादेश की जो सेना है वो मेघालय के जो भारतीय क्षेत्र है वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, तो भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके अलावा 2006 की बात करें तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उनके द्वारा लाए गए चांद के टुकड़े को आज ही के दिन जो है भेंट स्वरूप दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो है लोकतंत्र के महाउत्सव की आगाज़ भी हो चुका है। आज वोटिंग का दिन है, तो वोट करने ज़रूर जाएं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज जो है सुबह से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोग जो है मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लोकतंत्र का महाउत्सव ये है और सभी को इसमें अपनी भागीदारी देना चाहिए। इसलिए कहा भी जाता है रिश्ते नाते खूब निभाओ पर पहले मतदान कराओ, ये कहा भी जाता है और ये बात भी सही है कि सबसे पहले आपको वोट करने जाना है। और इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे आज के शुभ विचार के साथ। शुभ विचार देख लेते हैं। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। यानी जिंदगी में हौसले की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप में हौसला होगा तो परेशानी कहीं भी हो लेकिन ज़िंदगी कहीं से भी दोबारा से शुरू की जा सकती है। लेकिन आपको एक अपने अंदर धैर्य रखना है, ज़िंदगी से हार नहीं मानना है, तो हर परेशानी से आप जो है निकल सकते हैं। और कार्यक्रम का इसी के साथ आगाज़ करेंगे। आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी होंगे। सबसे पहले बात होगी परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है, और कविताओं की भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बेटियों को खुलकर जीने दो विषय पर भी हमारी बातचीत होगी। अभी सबसे पहले हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रचना दुबे जी हैं, डायरेक्टर हैं हेल्थ स्टेट नूडल, और इसके अलावा प्रिवेंटिव गायकोनोलॉजिस्ट एंड इन्फर्टिलिटी की मैम जो है डायरेक्टर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के भोपाल। इसके अलावा मेरे साथ रूपाली सक्सेना जी हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। रूपाली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकाश जी। तो कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास ही चलेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की बात है और परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसके कारण कई सारी परेशानियां जो हैं कई विकसित देशों में भी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि भारत देश में अब परिवार नियोजन को लेकर न सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं बल्कि लोगों को समझाया भी जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन सिर्फ जनसंख्या को
कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैम से समझ लेते हैं, डॉक्टर रचना दुबे मैम से। मैम, परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी? क्योंकि हर व्यक्ति बात तो करता है परिवार नियोजन, लेकिन क्यों ज़रूरी? परिवार नियोजन, जैसा कि आपने बताया आकाश जी, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। जी। एक महिला अगर अपने जीवन काल में 2 बच्चे करेगी तो वो उनको अच्छी परवरिश दे पाएगी, उन पे ध्यान दे पाएगी, जी। एक अच्छा परिवार बनेगा, वो बच्चे अच्छे निकल पाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। परंतु अगर हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी बच्चे हुए टू क्लोज, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर चीज़ जो है टू क्लोज, यानी एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप बहुत कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से माओं की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, बच्चों को अच्छे नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, कमज़ोर बच्चे हो रहे हैं। टू मैनी, यानी कि बहुत सारे बच्चे थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 साल के बीच में बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। एंड टू अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी 18 साल से कम उम्र की हमारे पास 6% इंडिया में महिलाएं हैं जिनकी 18 वर्ष से पहले ही शादी हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप अच्छे स्वस्थ रहना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको एक परिवार नियोजन की ज़रूरत होती है, और छोटा परिवार सुखी परिवार। मैम, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रामीण इलाके हैं खासतौर पर, वहाँ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि अगर ये ट्रीटमेंट ले लिया, चाहे हम कॉपर्टी की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, तो मन में एक भय रहता है कि इसके दुष्परिणाम होंगे। तो वास्तव में क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं, या ये कौन सी प्रक्रिया है? क्योंकि साइंस, खासतौर पर अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ विज्ञान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, और आप खुद गायकोनोलॉजिस्ट हैं, कई सीवियर पेशेंट्स आपके पास गायकोनोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी आप मार्गदर्शन देती हैं। तो कौन कौन सी ये प्रक्रिया है, और क्या ये कोई खतरनाक है जान के लिए? हम लोग के सरकार के माध्यम से अगर देखा जाए तो अब हम कैफेटेरिया अप्रोच, जैसे कैफेटेरिया में जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाती है। इसी प्रकार से सरकार भी कैफेटेरिया अप्रोच के माध्यम से परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराती है, जिसकी आवश्यकता होती है। किसी को अगर 2 साल तक बच्चे नहीं चाहिए तो उसके लिए अलग तरह का परिवार नियोजन है, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको अलग तरह का परिवार नियोजन। तो ये परिवार नियोजन के इतनी सारे संसाधन उपलब्ध हैं और हर इंसान के अनुकूल हैं, मतलब अगर आपको जिसकी ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। और ये तो भ्रांति है बहुत बड़ी कि परिवार नियोजन करने से कोई शरीर पे दुष्प्रभाव होता है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे नॉन हार्मोनल पिल्स भी आने लगी हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस भी आने लगे हैं, डर्मल ट्रांसप्लांट्स भी आने लगे, इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और परिवार नियोजन तो लोगों की भलाई के लिए, उनके नुकसान के लिए कतई नहीं है। निश्चित रूप हेल्थ से इंप्रूव होगी अगर हम उनको परिवार नियोजन देंगे तो। निश्चित रूप से तो इसका लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अशोक जी। अशोक जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन में, सवाल पूछिए। जी, मैं मैडम से ये जानना चाहता हूँ जी कि अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। लोगों को इसके बारे में कोई जी सवाल पूछिए पूरा। और इसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए? शहर में तो लोग समझते हैं, तो गाँव में क्या समझेंगे? जी इस प्रकार बताएं कि ताकि उनको अच्छा लगे। हर व्यक्ति भी सोचता है कि अरे ऐसा नहीं होगा तो कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोगों को परेशानी हो जाती है, तो उसको नहीं समझते। आपको ये बताना चाहेंगे कि हर 1000 लोगों पर एक हमारी आशा होती है। हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जो हर सब सेंटर जो होता है वो ग्रामीण एरिया में ही उपस्थित होता। पहले सब सेंटर्स जो होते थे वहाँ पर कोई भी नहीं होता था, परंतु अब सब सेंटर्स जो हैं वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठा होता है जी। एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, जिसका काम होता है कि घर घर जाके आशा के साथ आपके जितने भी घर हैं उन 1000 घरों में जाके इसकी जागरूकता दें, उनको बताएं कि कौन कौन से परिवार नियोजन है और ये सारे परिवार नियोजन आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, इनको कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कितने दिन तक इसका उपयोग करना चाहिए, ये सारी जानकारी इनके माध्यम से ग्रामीण लेवल तक पहुंच सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वहाँ पर नहीं हैं, आप शहरी क्षेत्र में हैं, तो शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों के बहुत सारे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, हर जगह NUHM के माध्यम से संजीवनी क्लिनिक्स हैं। तो ये सारे सेंटर्स सब जगह अब उपलब्ध हैं। अब तो इस चीज़ की केवल आपको उन सेंटर्स तक जाना है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप अपने सब सेंटर पे ही
जो ज़िले के डॉक्टर्स हैं उनसे भी अपनी जो भी आपको जानकारी लेनी है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। तो अब ये हमारा नेटवर्क जो हेल्थ सिस्टम का वो इतना व्यापक हो गया है कि आपको शहर आने के लिए या फिर पीएचसी तक आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सब सेंटर लेवल पे और आपके घर के डोर स्टेप पे भी ये सुविधाएं मिल सकती हैं। तो निश्चित रूप से विस्तार तेजी से किया गया। सरकार की भी मंशा यही है कि जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, और यही कारण है, मैडम से आगे भी समझेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से मदद मिल सकती है, और अगर कहीं पर जागरूकता की कमी है तो वो कैसे लाभ ले सकते हैं। और मेरे साथ रूपाली सक्सेना जी भी हैं, क्योंकि आज मतदान का दिन है और सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो सीधे रूपाली जी के पास चलेंगे, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, और वो मतदान की प्रक्रिया को कैसे देखती हैं, क्योंकि साहित्यकार का देखना एक अलग नज़रिए का होता है। तो सीधे रूपाली जी के पास चलेंगे। जी रूपाली जी, कैसे देख रही हैं आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन? जी बिल्कुल, आज लोकतंत्र के जो महायज्ञ जो है उसका प्रथम चरण की वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी कि दादी नानी मामी सुन लो, चाचा चाची काकी सुन लो, घर घर में अलग जगाना है, मिलकर सबको समझाना है, जो समझे दुख जन जन का, जो बांटे जो माने तुमको अपना, उसको ही वोट ये देना है, जन जन में अलग जगाना है और सबको मिलकर समझाना है, सबको मिलकर समझाना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। निश्चित रूप से, तो सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो, ये बात जो है रूपाली जी यहाँ पर कह रही हैं। लेकिन रूपाली जी, ये इसको समझना और समझाना, क्योंकि कवि की अगर हम बात करें तो कवि उस रस का होता है कि जहाँ पर कवि अगर अपने व्यंग के रूप में आए तो कुछ और लाइनें भी हम सुनना चाहेंगे आपसे कविताओं के जरिए, कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो प्रेरित भी हों और वो लाइनें गाते हुए मतदान केंद्र तक भी पहुंचे, जिससे वो जो गर्मी का मौसम है ना उसमें उनको राहत का एहसास भी। देखिए, मैं तो चूँकि मैं श्रृंगार रस की कवियत्री हूँ, लेकिन हम जो कवि हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनका जो होती दोहरी उनकी जिम्मेदारी होती है। एक तो हम अपना मन की भी उद्गार जो है वो व्यक्त करते हैं, साथ ही समाज को लेकर, समाज में हमें अलग भी जगानी है। तो चंद पंक्तियाँ आज की नेताओं के लिए मैंने लिखी हुई हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि जो जन की बातें करें, रहते हैं जन साथ, जो जन की बातें करें, रहते हैं जन साथ, वोट उसे देना सखी, चले जो जन के साथ। क्या बात है, साथी चले जो जन के साथ, बातें करते हैं बड़ी, करे न कोई काज, मतलब के जो मीत हैं, करना चाहे राज, ओ साथी करना चाहे राज। तो हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जो हमारे साथ हैं, हमारे बीच के हैं, उनको हमें अपना जो कीमती वोट है देना है। निश्चित रूप से, तो कीमती वोट देना है, यही अपील भी जो है रूपाली जी करती हुई नज़र आ रही है। और कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि चुनो उसे ही जो आपके साथ चले। तो ये एक बड़ी बात है और यही कारण है कि लोकतंत्र के उत्सव में आपको न सिर्फ शामिल होना है बल्कि सही चयन भी आपको यहाँ पे करना है। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साईं दीप जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। साईं दीप जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है सर। जी जी, सवाल पूछिए। आज की जो हमारी स्पीकर है, मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। जी जी। पहला प्रश्न मेरा इस पर यह है कि क्या फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न ये है कि यदि हम नसबंदी करवाते हैं तो क्या हमारे स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव उसके पड़ते हैं। निश्चित रूप से, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, सीधे तौर पर डॉक्टर रचना दुबे जी हमारे साथ हैं। मैम, आपसे ही सवाल है और हम बात भी इसी पर कर रहे थे। तो पहला सवाल जो है कि इसके कोई दुष्प्रभाव हैं कि नहीं है नसबंदी के, तो उसका मैंने जवाब दिया कि इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिससे कि आपका स्वास्थ्य, सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी
जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। हम लोग बहुत सारे जब भी किसी को कोई नसबंदी कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड बताते हैं तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं मरीज़ की, और उसके आधार पे ही उसको वो फैमिली प्लानिंग मेथड देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ महिलाएं, जैसे हम किसी भी महिला को कॉपर्टी नहीं लगा सकते। अगर किसी महिला ने कहा कि हमें फैमिली प्लानिंग मेथड चाहिए लेकिन हमारे बच्चेदानी में कोई गठान है, तो हम उसको कॉपर्टी नहीं लगाएंगे। अगर हम कॉपर्टी लगाएंगे तो उसकी ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, उसके फाइब्रॉइड में प्रॉब्लम होगी। तो हर महिला के अनुसार ही उसको फैमिली प्लानिंग मेथड बहुत सावधानी से दिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो उसके लिए लाभदायक हो। और ऐसे कई फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं। आपको जैसे मालूम होगा कि ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छा खाना नहीं खाती हैं, परिवार के खाने के बाद आखिरी में खाना खाती हैं। तो ऐसे कई फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जो अगर हम देते हैं तो उनका खून बढ़ता है, उनका एनीमिया इंप्रूव होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो हम मरीज़ के आधार पे ही उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स देते हैं। निश्चित रूप से नसबंदी को लेकर भी मैम सवाल पूछा गया था कि नसबंदी को लेकर इन्होंने पूछा था कि नसबंदी से क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो नसबंदी से अगर आपके 2 बच्चे हैं, स्वस्थ हैं और आपने देख लिया कि भी 7-8 साल के हो गए हैं और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं और आपने उसके बाद नसबंदी करा ली, तो उससे आपकी सेहत पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओनली थिंग इज़ कि अगर आपने नसबंदी लाइगेशन करा लिया है तो वो खुलने में दिक्कत होती है और दोबारा कंसीव अगर आप करना चाहें, दोबारा बच्चा प्रेगनेंसी धारण करना चाहें तो वो होने में मुश्किल होती है। बाकी स्वास्थ्य के बाद अगर आप करें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। निश्चित रूप से मैम हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कितना रुझान लोगों में दिख रहा है, सुबह से ही आपको दिख रहा होगा। और ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतदान केंद्र पर लगातार जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री को भी हम सुन रहे थे। लगातार हर वर्ग जो है यहाँ पर वोट की अपील करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हर वोट जो है देश को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। और हमारी भी आपसे अपील है कि वोट ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर लगातार जो हम कहें तो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और अब सीधे रूपाली जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे, क्योंकि राजनीति और साहित्य, हास्य, व्यंग्य और कविताओं का एक पुराना मेल है। और साहित्यकार राजनीति को किस तरीके से देखता है और चुनाव को किस तरीके से देखता है, तो इसलिए सीधे रूपाली जी के पास चलेंगे। रूपाली जी, आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि देखिए, समय के साथ जो पूरी प्रक्रिया है लोकतंत्र की वो बदलती हुई नज़र आ रही है। यंग वोटर्स इस बार बड़ी तादाद में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, काफ़ी सारे वादे हैं, फ्रीबीज स्कीम है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यंग वोटर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से 60% से ऊपर जो हैं यंग वोटर्स होते हैं। 18 से लेकर मेरे ख्याल से अंडर 50 जो होते हैं यंग वोटर्स में ही आते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे मैं जो भी हमारे नेता हैं या जो भी हमारे समाज सेवक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि उनका खासकर ध्यान दीजिए, क्योंकि 50+ के ऊपर जो लोग हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड हो गए हैं। तो उनको इतना ध्यान देने के बजाय हमें जो यंग वोटर्स हैं उन्हें खींचना है, क्योंकि देश का भविष्य वही है, उन्हीं से निर्धारण होगा हमारा। तो कोशिश करिए कि उन्हें अपने साथ लेकर चलें, उनकी जो भी उनके मन के उद्गार हैं वो हम उनसे जानें और उनको उसी हिसाब से हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपके उद्गार भी हम सुनना चाहेंगे कि आप कविताओं के जरिए किस तरीके से और हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाना चाहते हैं। हाँ, एक मैंने व्यंग लिखा हुआ है, अगर आप बोलें तो जी, मैं जी, आप बिल्कुल। सभी के समक्ष सुनाना चाहूँगी। सुनिएगा कि आजकल के नेता भी बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। जी, आजकल के नेता भी बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। ये नए ज़माने का दौर है भैया, यहाँ सभी प्रैक्टिकल हो गए हैं। क्या बात है। आजकल के नेता भी बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। ये नए ज़माने का दौर है भैया, यहाँ सभी प्रैक्टिकल हो गए हैं। फ़ायदा प्लस में होता है तभी तक चलता है। क्या बात है। फ़ायदा प्लस में होता है तभी तक चलता है, वरना तो सभी कुछ शून्य हो गया है। ये नए ज़माने का दौर है भैया, यहाँ सभी प्रैक्टिकल हो गया है। निश्चित रूप से जी, तो नए ज़माने का दौर है और सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया। कुछ ऐसा ही कुछ और भी हम सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात हो रही है
और साहित्यकार जब प्रैक्टिकल की बात करने लगे तो ये समझ में आ जाता है कि कुछ और भी सुनाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अगर आप कहें तो मैं अपने घर गृहस्थी से रिलेटेड कुछ अगर बोले तो आप सभी के समक्ष सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैं साहित्यकार के साथ एक महिला भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ। और निश्चित रूप से आधी आबादी तो बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए निकल रही है, और आज स्टूडियो में भी आधी आबादी हमारे साथ है। बिल्कुल जी। तो मैं मतलब जब मैं कहीं उसमें जाती हूँ, मैं कवि सम्मेलन में, तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि तुम गृहस्थी और ये जो अपनी कविताएं हैं कैसे मैनेज करती हैं। तो उनको मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि मैं भले ही गृहस्थी से दूर हो जाती हूँ, पर ये जो गृहस्थी जो है अक्सर मेरे साथ चलती है, और मेरे साथ तो मेरी कविताओं में जो भी मैं कहानियाँ लिखती हूँ उसमें भी मेरी गृहस्थी आ जाती है। कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष सुनाना चाहूँगी कि आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। अंतरा लिखने बैठती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अंतरा लिखने बैठती हूँ तो 4 सीटी बज जाती है। क्या बात है। और गैस बंद करने जाती हूँ तो मुखड़ा ही भूल जाती हूँ। क्या बात। आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। और स्वेटर बुनते बुनते सपनों को बुन लेती हूँ। स्वेटर बुनते बुनते सपनों को बुन लेती हूँ, एक फंदा सीधा तो 2 उल्टे बुन लेती हूँ। आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। रोटी बनाते बनाते आसमान छू लेती हूँ। क्या बात है। रोटी बनाते बनाते आसमान छू लेती हूँ, और सब्जियों के साथ 2 रुपए की धनिया फ्री में ले लेती हूँ। क्या बात है। बहुत आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। दाल बघारते बघारते कहानी में तड़का मार देती हूँ। क्या बात है। बहुत खूब। दाल बघारते बघारते कहानी में तड़का मार देती हूँ, और गृहिणी हूँ, रसगुल्ले की बची चाशनी से कविताओं में रस घोल देती हूँ। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। और सारे काम छोड़कर जैसे ही अपनी कल्पनाओं में रंग भरने बैठती हूँ तभी बच्चे आ जाते हैं। क्या बात है। और सब कुछ छोड़कर फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। आसान नहीं है औरतों के लिए कविता, गज़ल या गीत लिखना। तो देखिए, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं लिख रही हैं, और आधी आबादी भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सुधा दुबे जी हैं भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा प्रश्न आज उपस्थित डॉक्टर रचना दुबे जी से है। जी जी। आज सुबह का अखबार पढ़ के ही मैं दंग रह गई जी। कि एक मतलब अपनी बहू की बेटी को जी और एक सास ने मतलब गला दबाकर हत्या कर दी। जी। हम कितना भी कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लड़कियों को बराबर का दर्जा दे रहे हैं। जी जी। मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार लड़के और लड़की का जो अंतर है। जी, निश्चित रूप से इसको लेकर भी जागरूकता अभियान लगातार चल रहे हैं। मैडम के पास चलेंगे। मैम, बात यहीं आ गई, हम जागरूकता की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी, और अभी भी देखिए लोग कॉलर ऐसे जुड़ रहे हैं कि उनको महिलाओं के मन में ये पीड़ा है, और इसीलिए परिवार नियोजन जरूरी। ये बात बिल्कुल सही बोल रही हैं आप मैडम की। इस तरह की घटनाएं हम लोग रोज़ अखबार में पढ़ते हैं जी। इसके लिए जागरूकता बहुत चल रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है, जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अगर हम अपने घर में अपने लड़कों को, पुरुषों को हम बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी जागरूकता होगी। क्योंकि समाज तभी जागरूक होगा जब परिवार के लोग अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, तभी हर घर में जागरूकता बढ़ेगी, और तभी ये जितने भी इंस्टेंसेस हैं इस तरह के ये कम होंगे। हम लोग कितना भी प्रचार प्रसार कर लें, हथकड़ी बना दें, उनके अगेंस्ट रूल्स निकाल दें, बहुत सारे रूल्स हैं आज की तारीख में भी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो PCPNDT एक्ट ले लीजिए, चाहे वो सरोगेसी एक्ट्स, कितने भी एक्ट्स, MTP एक्ट, जितने भी एक्ट हैं वो एक्ट हैं, लेकिन वो एक्ट पे एक्शन तभी लिया जाता है जब घटना घट जाती है। घटना घटे ही नहीं, उसके लिए जागरूकता ज़रूरी है, और वो जागरूकता हमें लगता है कि वो घर से आती है। निश्चित रूप से तो जागरूकता ज़रूरी है, और वो घर से ही आती है, ये बात मैम कह रही हैं। और दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हमारा है, ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिखाए जा रहे हैं, और मैं भी आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। 0755 ये भोपाल का कोड है। इसके अलावा नंबर नोट कीजिएगा 2660049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन पर कॉल करके सीधे आप जो है अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हमारे विशेषज्ञों से पा सकते हैं। और अब रूपाली जी के पास चलेंगे, क्योंकि मतदान का महादिन आज है और लोकतंत्र का उत्सव पूरा देश मना रहा है।
तो बात आधी आबादी की भी होगी और अभी आधी आबादी को लेकर और गृहिणी किस तरीके से सीटी के साथ साथ कविताएं और गज़ल लिख लेती है, इस पर जो है रूपाली जी ने प्रकाश डाला था। कुछ और चीज़ें भी रूपाली जी से समझ लेते हैं। रूपाली जी, कुछ और कविताएं भी ऐसी, क्योंकि आधी आबादी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, ये इसका जो शुभ अवसर है, प्रथम सत्र का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। बोलें तो चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल, एक कॉलर जुड़ गए हैं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ जी। तापसी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, साक्षी जी जुड़ गई हैं। सवाल पूछिए साक्षी जी। लगता है साक्षी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हाँ, आकाशवाणी में प्रदीप जी जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा मैडम से सवाल है, कवित्री मैडम से। जी जी। मैडम ने अभी अभी बोला कि जस्ट कि ये नए जमाने का दौर है भैया, सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम, यदि सब कुछ प्रैक्टिकल हो गया है तो थ्योरेटिकल कितना रह गया, थ्योरेटिकल? क्योंकि क्या है, बगैर थ्योरी के प्रैक्टिकल की संभावना नहीं होती है। साइंस के स्टूडेंट यदि आप रहे तो आपको मालूम है, अपन लोग पहले थ्योरी करते फिर प्रैक्टिकल करने जाते, क्योंकि बेस तो थ्योरी बनाती है ना। अब ये बताइए कितना परसेंटेज जो है वो थ्योरी का रह गया है? जी बिल्कुल प्रदीप जी, सवाल आपका अच्छा, और वो यही जो बात है वो पहुंचाने की आप तक कोशिश कर रही थी कि गृहिणी घर का काम प्रैक्टिकल करते करते थ्योरिकल, मतलब साहित्यकार लेखन की कला भी कर रही है। तो जी रूपाली जी, सवाल यही है कि किस तरीके से और आधी आबादी मजबूत हो। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि अपने लेख के माध्यम से, अभी तक अपनी कविताओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, जन जन को अपनी बात समझाएं। क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम, आपने जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी कहा है कि हम साहित्य से दूर हो जाएं, साहित्य हमसे कभी दूर नहीं होता है। और मैं तो राजनीति छोड़ना चाहता हूं, पर ये कमबख्त राजनीति मुझे कभी नहीं छोड़ती है। तो राजनीति, साहित्य, समाज जो है एक दूसरे के, कहते हैं ना, भाई भाई हैं, चोली दामन का साथ है, तो ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और आधी से ज़्यादा आबादी जो है इन सभी से जूझते हुए आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से जी, हमें उन सभी के जो उनका मर्म है उसको समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो जी बिल्कुल, एक कविताओं की चंद लाइनें भी चाहूँगा जी बिल्कुल, इस लोकतंत्र के शुभ अवसर पर चंद पंक्तियाँ। गुलकंद घुलने का, कलियों के खिलने का, गुलकंद घुलने का, कलियों के खिलने का, सबसे ही मिलने का शुभ दिन आया है। क्या बात है। गुलकंद घुलने का, कलियों के खिलने का, सबसे ही मिलने का शुभ दिन आया है। स्वागत में आपके ही, जो वोटर्स हैं उनके लिए जी, स्वागत में आपके ही, देवतुल्य मान के ही, सुमन सुविधियों में हमने बिछाया है। हंस गाएं खिल जाए और मिल जाए, हंस गाएं मिल जाए और खिल जाए, खुशियों से मिलने को मधु गीत गाया है। क्या बात है। तालियां बजाइए जी, हम चूंकि कवयित्री हैं तो हमें तालियों के बिना हमारा काम अधूरा रहता है। तो तालियां बजाइए जी, आइए जी, आइए जी, आपके लिए ही छंद रूप ने सुनाया है। गुलकंद घुलने का, कलियों के खिलने का, सबसे ही मिलने का शुभ दिन आया है, शुभ दिन आया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कविताएं साझा करने के लिए, और लोगों से वोट अपील भी कर रही हैं रूपाली जी। तो यहाँ हम कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सीखो भविष्य नए भारत का। सीए जो है क्या मायने रखता है, क्या महत्व है इसका? इकोनॉमी की वो रीढ़ की हड्डी होती है। आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जी, अकाउंटिंग्स होता है, ऑडिट होता है, टैक्स प्लानिंग होता है, ये सब जिम्मेदारी का जो काम होता है वो चार्टर्ड अकाउंट ही नहीं कर सकता है। किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन भी होता है तो उसकी भी एक बैकबोन का काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। सीए का जर्नी जो है ना सिर्फ सीए बनने से नहीं होता है। एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके, तो आपको उनके सामने बताने के लिए आपको डेली अपडेट रहना जरूरी ही होता है। आपको अपना सॉफ्टवेयर हर रोज अपडेट करना है। हाँ, अपना सॉफ्टवेयर। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
सुपर परफॉर्मेंस और आपका जैसे वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ। एक नई मेहमान भी जुड़ गई हैं, नन्ही बालिका हैं हमारे साथ, तनिष्का मेहता जी, जूनियर मिस इंडिया रही हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तनिष्का आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो तनिष्का के साथ ही कार्यक्रम का आगाज करेंगे और तनिष्का से, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में मॉडलिंग की तरफ रुझान होना और उसके बाद रुझान के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर तनिष्का ने कम उम्र में मिस इंडिया का खिताब भी जीता। उनकी ये जर्नी कैसी रही और यही कारण है कि आज हम बात भी कर रहे हैं कि बेटियों को खुलकर जीने दो और उनके स्वास्थ्य की भी। तो कैसे बेटियां आगे बढ़ रही हैं वो आप तनिष्का आपको बताएंगी। तनिष्का कैसे कम उम्र में सोचा कि मॉडलिंग में जाना है और कैसे पता चला कि नहीं हमें मिस इंडिया बनना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले? तो जब मैं 5-6 साल की थी तब मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। फिर मैंने एक लड़की को देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसके बाल बहुत सजे हुए थे, उसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनी थी, उसने हील वाले सैंडल पहने थे। एंड देन वो वॉक कर रही थी, सारी लाइट्स उस पर थी, स्पॉटलाइट उस पर थी, सारी ऑडियंस उसको देख रही थी। देन उसको एक बहुत बड़ा क्राउन दिया। देन मेरे को लगा कि मैंने मम्मा पापा से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये मॉडल्स है जो मॉडलिंग करती है। तो फिर मेरा भी तब से ये जज्बा आ गया मॉडलिंग के प्रति कि हाँ मुझे भी मॉडलिंग की फील्ड में जाना है और मैं भी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बन के अपने देश का नाम रोशन करूंगी और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगी और इससे भी बेस्ट देना चाहती हूँ। तो देखो ये बात हुई शुरुआत की कि किस तरीके से तनिष्का ने शुरुआत की। आगे कार्यक्रम में तनिष्का से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनसे के जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि मॉडलिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी तनिष्का अव्वल हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी वो खेलती हैं और एक अनोखा टैलेंट भी उनके पास है। और ख़ास तौर पर तनिष्का से हम वो आवाज़ सुनना चाहेंगे जो ख़ास तौर पर नन्हे बच्चों को काफ़ी पसंद आती, यानी कार्टूनिस्ट का वॉइस ओवर भी जो है तनिष्का करती हुई नज़र आती हैं। तो तनिष्का ये एक अलग विधा है आपके पास, किस तरीके से जो कार्टून से उनकी आवाज़ आप निकालती हैं, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। जो प्रोग्राम ये बच्चे देख रहे हैं जिससे वो आनंदित भी हों और ये भी एक टैलेंट हो सकता है, इसमें भी कैरियर बना सकते हैं, उसके लिए भी प्रेरित हों। तो मैं 6 कार्टून कैरेक्टर की डबिंग करती हूँ। आप सबका बहुत ही प्यारा नन्हा मुन्ना 5 साल का बच्चा, सिंचान नोहारा, देन डोरेमोन गैजेट वाला दोस्त, देन उसके बाद बबल्स पावरपफ गर्ल से, देन बबली लिटिल सिंगम, देन बोचान सिंचान से। एंड ये तो बात नाम की हुई सारे कैरेक्टर्स की, इनकी आवाज़ सुनना है। ठीक है, सिंचान की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिंचान नोहारा, बड़ी 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 साइमन। मैं 5 साल का छोटा मुन्ना नन्हा से प्यारे से बच्चा हूँ। और इसके बाद अगला डोरेमोन। डोरेमोन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डोरेमोन है, मैं 22वीं सदी का एक रोबोट हूँ। मुझे डोरा के खाना बहुत पसंद है, पर नोबिता मुझे हर टाइम सताता रहता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या आपको किसी लिए मेरी गैजेट की ज़रूरत है क्या? क्या बात है, बहुत खूब। तो देखिए कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप बन सकते हैं और काफ़ी कम उम्र में तनिष्का ने कई सारी चीज़ें की हैं और भी काफ़ी बात हम तनिष्का से करेंगे। तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपको टेलीफोन नंबर्स भी दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वोटिंग की प्रक्रिया भी जो है लगातार जारी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लोकतंत्र के उत्सव का आगाज़ हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर यहाँ पर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया की जा रही है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ डॉक्टर रचना दुबे जी मैम भी हैं। लगातार अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैम के पास चलेंगे। मैम, बात डिलीवरी की जब आती है उसके बाद भी कई बार आप जो महिलाएं होती हैं उनको परिवार नियोजन के बारे में ना सिर्फ समझाती हैं बल्कि उनको ये भी बताती हैं कि ये और सेफ़ है और आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ेगी। तो वाकई में ये सेफ़ प्रक्रिया होती है या जो महिलाएं सीजर से जिनको
डिलीवरी हुई उनके लिए खतरनाक होती, क्या ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं रहते हैं, काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि डिलीवरी के बाद फैमिली प्लानिंग मेथड देना चाहिए कि नहीं? जी, तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद तो कुदरती तौर से भी अगर महिला 6 महीने तक निरंतर सुबेरे शाम रात में भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसको पीरियड्स नहीं आए हैं तब तक, तो ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। इस दौरान ओवुलेशन नहीं होता है और इसको हम लैम मेथड कहते हैं, यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इस प्रक्रिया में भी अगर आप कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं अपनाएंगे तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जिसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम हार्मोन्स डिलीवरी के बाद नहीं दे सकते हैं क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जिनको हम सेंट क्रोमन जैसे छाया के नाम से शासकीय संस्थानों में उपलब्ध है, तो ये भी हम महिला को दे सकते हैं और डिलीवरी के तुरंत बाद दे सकते हैं। इसमें ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर सीजर हुआ है और डॉक्टर को उस समय लगता है कि कोई और प्रॉब्लम नहीं है बच्चेदानी में, तो हम कॉपर भी लगा सकते हैं उस समय। तो और भी इस तरह के, और 6 वीक्स के बाद तो हम इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के होते हैं। और क्योंकि हम ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं दे सकते तो हम महिला को हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे शासकीय संस्थानों में एक पीओपी करके भी पिल आती है जिसमें ईस्ट्रोजन होता ही नहीं है, तो वो भी हम डिलीवरी के तुरंत बाद दे सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस हैं, तो वो महिला को हम लोग बताते हैं, समझाते हैं और उसकी सुविधा अनुसार उसको क्या पसंद है वो हम उसको दे सकते हैं। तो मैम ये तो बात आपने दवाओं की और पूरी प्रक्रिया की बता दी, लेकिन कई बार लोगों के मन में और डॉक्टर को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। जैसे काटजू में आप बैठती हैं तो आपके पास भी एक लंबी लाइन जो है हमेशा देखने को मिलती है कि मरीज़ हैं, महिलाएं खड़ी हैं, तो सही डॉक्टर का चयन कैसे करें? क्या पीएससी में जो डॉक्टर बैठा है उसी से वो हो जाएगा? क्योंकि कई बार महिलाओं की, जैसे कि आपने बहुत सारी पद्धतियां बताई, तो सही डॉक्टर का चयन भी यहाँ गायकोनोलॉजिस्ट का करना ज़रूरी रहता है क्या? कि किसी महिला को कोई परेशानी है तो वो पहले गायकोनोलॉजिस्ट से राय ले और उसके बाद ये मेडिसिन ले? ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो हम लोगों के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं जो हम निरंतर अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को, आशा को, पीएचसी लेवल के डॉक्टर्स को, जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स की ट्रेनिंग और उसके रिफ्रेशर कोर्स हम लोग निरंतर साल भर चलाते हैं, जिससे कि हमारे पास अगर पीएचसी लेवल पे भी कोई महिला पहुंचे तो हमारा डॉक्टर इतना सक्षम हो, हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इतना सक्षम हो कि वो जान सके कि हमें किस महिला को कौन सा। निश्चित रूप से एक कॉलर जुड़ गए मैम हमारे साथ। ट्विंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ट्विंकल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? यस सर जी मिल रही है। जी, सवाल पूछिए। जी सर मेरी 3 वर्ष की बेटी है और साथ में मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की मैं तैयारी भी कर रही हूँ, तो मुझे अपनी नेक्स्ट प्लानिंग, मतलब नेक्स्ट बेबी प्लानिंग और अपना कैरियर किस तरह से दोनों को मैनेज करना चाहिए? जी, तो मैम सीधे आपसे ही सवाल है कि किस तरीके से परिवार नियोजन करना और स्टडी भी करना है, तो कितना अंतर होना चाहिए और कैसे वो प्रिवेंट हो सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो? देखिए, आइडियल अंतर की अगर आप बात करेंगे बेटा तो 3 इयर्स का गैप होना चाहिए पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में। पर क्योंकि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको अगले कितने वर्ष तक बच्चा नहीं चाहिए वो आप बताएंगे किसी डॉक्टर को। अगर आपको साल भर तक नहीं चाहिए तो आप माला एन माला डी का उपयोग कर सकते हैं, परंतु अगर आपको लंबे समय तक नहीं चाहिए तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शंस भी होते हैं, यानी कि एक इंजेक्शन आपने लगा लिया तो वो उसकी वैलिडिटी जो होती है 3 माह तक होती है और फिर 3 महीने के बाद फिर एक इंजेक्शन लगवा लिया। इस तरह से लगवाते लगवाते आप तब तक लगवा सकते हैं जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि एक इंजेक्शन, जैसे लो आपने लास्ट इंजेक्शन लगवाया उसके बाद इस फर्टिलिटी आने में 7 to 9 मंथ्स लग जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको साल भर बाद चाहिए तो अपना जो लास्ट इंजेक्शन हो वो ऐसे लगवाइए कि 7 to 9 मंथ्स के बाद आपकी फर्टिलिटी आएगी। कॉपर टी भी लगवा सकते हैं आप। अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये आपने नहीं बताया हमको, तो आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में या फिर हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए, तो आपको आपके हिसाब से फैमिली प्लानिंग मेथड दिया जा सकता है। निश्चित रूप से तो मैडम ने यहाँ पर आपको पूरा समाधान दिया है और किस तरीके से आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जी, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हेलो जी, सवाल पूछिए।
आप इतनी ऊंचाइयों पर, आपको इतनी ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? जी, तो तनिष्का जी से यहाँ पर सवाल है। तनिष्का जी, छोटी उम्र में आपने यहाँ पे शुरुआत की, किसको श्रेय देना चाहती हैं? क्योंकि आप, अगर हम बात करें तो मिस इंडिया बनी है जूनियर, तो किसको श्रेय देना चाहती हैं अपनी सफलता को? तो सबसे पहले मेरे मम्मा पापा ही मुझे सपोर्ट करते थे, उन्होंने ही मुझे इतने बड़े लेवल तक पहुंचाया। वही थे जिन्होंने, मतलब जिनका साथ था मेरे साथ, और उन्होंने मेरी हर चीज़ पे ध्यान दिया, छोटी छोटी चीज़ों पे। जैसे कि मुझे मॉडलिंग पे इंटरेस्ट था तो मुझे पेजेंट्स करवाए। फिर जब मैंने छिंदवाड़ा लेवल का पेजेंट किया तो मुझे इंडिया लेवल के पेजेंट पे नाम दर्ज करवाया, और फिर ऐसी ही मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा की मेहनत और प्यार थी, वही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए। That's it। तो ये माता पिता ने यहाँ पर सपोर्ट किया, लेकिन जर्नी की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। जैसे हम मॉडलिंग की बात करते हैं, कैट वॉक करना है, चेहरा जो है सामने होगा, गर्दन ऊपर होगी, और एक लंबी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें कई बार दर्द भी होता है, बहुत परेशानी होती है, सुबह जल्दी भी उठना है, लेट भी आना है। कितनी परेशानी होती थी इस दौरान? बहुत परेशानी होती थी। जैसे कि स्कूल लाइफ है, एज एम स्टूडेंट, तो स्कूल से आने के बाद फिर क्लासेस भी रहती थी, उसके साथ साथ मॉडलिंग की ट्रेनिंग भी मैनेज करना, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था और फिर थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाते थे। बट जिसके अंदर, मैं कहना चाहूँगी कि जिस इंसान के अंदर वो जज्बा, हौसला और वो अंदर से एक स्पिरिट हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, और मेरे अंदर, मतलब मुझे कहना चाहूँगी कि मेरे को मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मेरे अंदर वो जज्बा था कि मेरे को थकान नहीं लगती थी, ऑल्दो की रूटीन बहुत एग्जॉस्टेड था, पर उसके साथ साथ मेरे मम्मा पापा का भी साथ था, तो बहुत हेल्प होती थी। और फिर ऐसी ट्रेनिंग भी मैनेज हो जाती थी, दर्द भी होता था, हील जैसे हील में वॉक करता है, लेकिन फिर भी उसका सोल्यूशन था, मेरे मम्मी पापा थे। निश्चित रूप से माता पिता के होने के कारण आपको सपोर्ट मिला और यहाँ पर आप जो हैं आगे बढ़ी। लेकिन समझना एक और चीज़ चाह रहा था कि इसके साथ साथ वॉइस आर्टिस्ट की भूमिका भी, और इसके साथ साथ फिर स्पोर्ट्स भी खेलना, क्योंकि आप स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, तो कौन सा स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद है और उसकी भी आप तैयारी कर रही हैं? मतलब हॉबीज़ के साथ साथ इतनी सारी फील्ड में एक साथ काम करना। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट है बस, क्योंकि मतलब अगर आप टाइम मैनेज करोगे तो आप हर फील्ड में हो सकते हो। और कराटे में मैं एक स्टेट चैंपियन हूँ, और मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए सीखती हूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर हमारे भारत की लड़की को एक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं कराटे सीखती हूँ और मैं एक स्टेट चैंपियन हूँ। और वॉइस डबिंग की बात करी जाए तो बस मैं ऐसे एक दिन डबिंग कर रही थी, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज़ें निकाली, वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। बट फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं इन सब चीज़ों में करती हूँ। उसके अलावा मैं कथक नृत्य सीखती हूँ, क्योंकि मुझे नृत्य में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और दिलचस्पी है नृत्य के लिए, तो फिर मैं कथक सीखती हूँ। उसके मैं 4th ईयर में हूँ। इसका मैंने तो देखिए, हॉबी भी है, शौक भी है, और कितनी सारी खूबियाँ इस बिटिया में है कि हर चीज़ का शौक है और उस शौक को पूरा भी कर रही हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि तनिष्का जी आपने, हेलो जी जी, सवाल पूछिए, आप आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मेरा सवाल है कि तनिष्का जी आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? हेलो जी जी, आपका सवाल आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फीलिंग की बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप जो है काम कर रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी फ्यूचर में और चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी अचीव किया है उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मतलब जो फीलिंग अभी महसूस हुई, क्योंकि इतने ऑडियंस के सामने मुझे ऐसा अवार्ड मिला था और अभी मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, तो जो फीलिंग है ना वो वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मतलब इट्स लविंग, आई लव दिस फीलिंग, और मेरे पास शब्द ही नहीं है, लिटरली आई एम स्पीचलेस। तो स्पीचलेस ज़रूरी है लेकिन वर्कलेस नहीं, बहुत सारा काम उनके पास करने के लिए, और यही कारण है कि कम उम्र में उन्होंने जूनियर मिस इंडिया का ना सिर्फ खिताब जीता बल्कि जूडो की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, स्टेट चैंपियन है, इसके साथ साथ कथक भी सीख रही हैं। तो उनकी जर्नी के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय परिवार नियोजन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज लोकतंत्र के महाउत्सव का दिन भी है, यानी वोटिंग का दिन। तो हमारी भी अपील है आपसे कि अपने निकटतम बूथ पर जाकर, जिन सीटों पर आज प्रथम चरण में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, वहां पहुंचकर आप वोट ज़रूर डालें और लोकतंत्र में अपने अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें।
और परिवार नियोजन पर अब लौटेंगे, बात करेंगे डॉक्टर रचना दुबे मैम से। सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट हैं, मार्गदर्शक हैं, और ख़ास तौर पर जो स्त्रियों को बीमारियां होती हैं ना, तो मैम उसका इलाज भी करती हैं और उन स्त्रियों को समझाती भी हैं कि ये बीमारी क्यों हुई और अगली महिला तक आपको कैसे उस बीमारी को रोकने के लिए पहुंचना है, ये बात भी मैडम समझाती। मैम एक सवाल और समझना चाह रहा था, आपने बहुत सारी प्रक्रिया बताई, इंजेक्शंस को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि ये इंजेक्शन ठीक है कि नहीं। जैसे कि आप बता भी रही थी कि 9 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन कई महिलाओं में ये होता है कि वो इंजेक्शन का यूज़ कर लेती हैं, या कई बार टैबलेट्स जो आ रही हैं वो टैबलेट्स ले लेती हैं, तो फिर गायकोनोलॉजिस्ट बताती हैं कि ये टैबलेट आपने ज़्यादा ले ली, अब प्रेगनेंसी में परेशानी होगी, तो ये कैसे समझें? अगर इंजेक्शंस की बात करें तो ये इंजेक्शंस जो होते हैं काफ़ी सेफ होते हैं। इसमें मिडॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एस्टेट नाम का एक केमिकल होता है जी। और ये इंजेक्शन 3-3 महीने में दिए जाते हैं जी। अगर कई बार महिलाएं कहती हैं कि हम 3 महीने में नहीं पहुंच सकते मैडम, हम आपके पास आ ही नहीं सकते, हम गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो हम उसको ग्रेस पीरियड 4 वीक्स देते हैं, यानी कि इसका जो फैमिली प्लानिंग इफेक्ट होता है वो 3 महीने प्लस 4 वीक्स प्लस माइनस 4 वीक्स रहता है। तो काफ़ी सेफ है। आप अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और उसके बाद भी अगर 10-15 दिन लेट भी आए तो भी ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। कुछ महिलाओं में ज़रूर हम ये इंजेक्शन नहीं देते हैं। जिन महिलाओं में एक्चुअली फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है जी, तो नहीं देंगे। ये देखा गया है कि अगर किसी महिला में बहुत जॉन्डिस है या कोई लिवर प्रॉब्लम है तो भी हम ये इंजेक्शंस नहीं देते हैं। बल्कि कुछ महिलाओं में जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, उसकी होने की संभावना, हिस्ट्री नहीं है लेकिन होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। ओवरी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं या लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होते हैं उसकी भी इंसिडेंस कम हो जाता है क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल म्यूकस है वो इस इंजेक्शन से थिक हो जाता है। सिमिलरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये इंजेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी महिला ने कहा कि उसके एक बच्चा हो गया है और अभी उसका अगर हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया वो नेगेटिव है तो हम उसको ये इंजेक्शन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। कुछ में बहुत हम लोग लॉन्ग लिस्ट बनाते हैं कि इनमें देना नहीं देना, ये इंजेक्शंस बहुत सेफ होते हैं। तो मैम ने यहाँ बड़ी बात बताई कि इंजेक्शन सेफ होते हैं, लेकिन मैम मेडिसिन की बात आती है, कई जो कैप्सूल्स हैं वो आ रही हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार महिलाओं को परेशानी आती है। और ख़ास तौर पर आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो लेट शादियां हो रही हैं उसके कारण भी परेशानी, और उसमें ऐसी टैबलेट्स ले लेते हैं तो उसके कारण भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जो लेट मैरिजेस हो रही हैं उनमें तो प्रॉब्लम जो आ रही है वो इनफर्टिलिटी की आ रही है। लेट शादी हो रही है, फिर उसके बाद फिर वो नौकरी करती हैं, नौकरी करने के बाद उनको 4-5 साल बाद ख्याल आता है कि चलो अब प्रेगनेंसी भी प्लान कर लेते हैं। तो उस समय जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हमारा एक चीज़ होता है फिक्स्ड ओवेरियन रिजर्व, यानी कि हमें कुदरती तौर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अंडे मिलते हैं। वो हर महीने एक अंडा रिलीज हो जाता है। तो अगर आप बहुत लेट आएंगे तो हमारी ओवा की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। अंडे के जो ये क्षमता कि वो प्रेगनेंसी प्लान हो जाए वो भी कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से लेट मैरिजेस में प्रेगनेंसी होने की समस्या ज़्यादा आ रही है। प्लस आजकल जो दिनचर्या हो गया लोगों का, लेट नाइट में जगना, बिंज ईटिंग करना, बाहर का खाना खाना, पिज़्ज़ा बर्गर ये खाना, उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स गर्ल्स में बहुत देखे जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो PCOS पहले सुनने में भी नहीं आता था, आज से 20 साल पहले, वो लड़कियों को मोटापा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। निश्चित रूप से तो खान पान का भी ध्यान यहाँ आपको रखना है, और यही कारण है कि आज मैम जो है हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, जो परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है, और अगर परिवार नियोजन नहीं करते हैं तो कई सारी परेशानियों का सामना आपको अपने जीवन में करना होगा। तो तनिष्का मेहता जी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं, जूनियर मिस इंडिया हैं, बहुत सारी गेम्स भी वो खेलती हैं, और अभी वो बता भी रही थी कि वो शक्तिशाली और सामर्थ्य बनने के लिए जूडो कराटे की प्रैक्टिस भी करती हैं। तो कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आपने हॉबीज़ बहुत सारी बता दी तनिष्का, लेकिन कैरियर या लक्ष्य आनंद सब में आता है, और अभी तक आप टाइम मैनेजमेंट करके आगे बढ़ भी रही हैं। तो अब कथक की प्रैक्टिस भी, हॉबियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन बतौर कैरियर आप क्या चुनना चाहेंगी और आगे किस तरीके से अपने गोल को हासिल करने के लिए काम करेंगे? वैसे मेरा गोल ये है कि मैं एक सफल इंसान बनूं, कि मतलब मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, एक बहुत ही काम, एक सक्सेसफुल और एक बहुत ही सक्सेस पाने वाली एक इंसान बनूं।
लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जिसके अंदर जज्बा हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और अगर आप अपनी रूटीन अच्छे से मैनेज करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, तो सब एकदम आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि हमारा पैशन है कि हमें मॉडलिंग करना है, जूनियर मिस इंडिया आप बन गई, बहुत सारे मंच पे भी आप गई, आपने प्रेजेंट किया, लेकिन सवाल ये होता है कि अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें इसी सेक्टर में जाना है, तो हमें इसी सेक्टर पर मेहनत करना है, मॉडलिंग पे पूरा फोकस करेंगे, तो ऐसे में पढ़ाई को भी उतनी तवज्जो मिल रही है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग, प्राइमरी थिंग रहती है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, वो है पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बखूबी निहारिए, इसको मैनेज करिए। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, देन अगर टाइम मिले तो आप अपनी हॉबीज़ को निहारिए और अपनी टैलेंट्स बिल्ड करिए। और मेरा ये कहना है कि पढ़ाई सबसे पहली चीज़ है, पढ़ाई आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। टीचर्स का कितना सपोर्ट मिलता था स्कूल में? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी होती है प्रैक्टिकल्स और रेगुलर स्कूल जाना, और उसके साथ साथ इंटरनल मार्क्स, तो टीचर का कितना, क्योंकि कई बार शोज़ होते हैं तो हमें बाहर जाना है, तो टीचर्स का कितना सपोर्ट मिलता है इसमें? टीचर्स हेल्प करते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, जो कि डाउट्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स में और साइंस में कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स पे, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। और मेरा स्कूल पे फैसिलिटेशन भी हो चुका है, जो मेरी प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने मेरा फैसिलिटेशन किया था और माइक पे अनाउंस हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबके चेहरे में बहुत अलग सी चमक थी मेरे लिए, और जो लोग मुझे मतलब बुरी तरीके से ट्रीट करते थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगे। तो टीचर्स और प्रिंसिपल मैम का बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स का निश्चित रूप से। तो टीचर्स का भी जो है काफ़ी सपोर्ट होता है, क्योंकि माता पिता के बाद अगर जीवन को बनाने का और गढ़ने का कोई काम करते हैं तो वो शिक्षक ही करते हैं, और जिसे अच्छा शिक्षक मिल गया उसका जीवन संवर जाता है। तो बात परिवार नियोजन की भी हो रही है, और सीधे डॉक्टर रचना दुबे मैम के पास चलेंगे और उन्हीं से समझेंगे। मैम, बात जब पिल्स की होती है, और हम खास तौर पर बात करते हैं जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, तो महिलाओं में खास तौर पर हम देखते हैं कि कई सारी पिल्स आती हैं, तो इन पिल्स का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या उनके जीवन पर? अगर दो तरह की पिल्स होती हैं, एक तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो पिल्स आती हैं जिनको हम कहते हैं एमटीपी पिल्स। ये एमटीपी पिल्स जो होती हैं, ये अगर मरीज़ ले लेता है तो अनचाहा गर्भ एबॉर्ट हो जाता है, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, और ये 7 to 9 वीक्स तक इफेक्टिव होती है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी दूरदर्शन के माध्यम से कि कई महिलाओं को ये भ्रांति है कि ये पिल्स हम कभी भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 वीक्स की है, 11 वीक्स की है, तो ये एमटीपी पिल्स नहीं लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन भी करेगा और ये पिल्स भी देगा, तो ही कंप्लीट एबॉर्शन हो सकता है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाता है, डीएनसी करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐसा होता है कि कई बार रेप केसेस होते हैं जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि क्या हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएंगे। उसके लिए ईसी पिल आती है। ईसी पिल को अगर हम 72 आवर्स के अंदर अगर ले लेते हैं तो आप 100% बच सकते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं होंगे जी। ये तो निश्चित रूप से मैम, और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ फैमिली प्लानिंग में कर रही है, और केवल आपको जागरूक होना है। उस जागरूकता के लिए आपके द्वार पे हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारे CHOs और हमारा हेल्थ का अमला पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से फैले। बहुत सारे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, आप उनसे जाइए और उनसे बात करिए। हमारे पास फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स हर बड़े अस्पताल में मौजूद हैं, वो आपको जागरूकता देंगे और बताएंगे आपको कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और फैमिली प्लानिंग करके अपनी सेहत को अच्छा बनाइए। तो निश्चित रूप से मैडम ने बड़ी बात कही है। कार्यक्रम के अंतिम बेला में हम हैं, हमारे साथ तनिष्का मेहता जी भी हैं, जूनियर मिस इंडिया रही हैं। तनिष्का जी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, इतनी कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी, कैसे गोल निर्धारित करें आप? मैंने बहुत सारे, इनफैक्ट मैं खुद एक युवा हूँ, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, उन पे खुद को आत्मविश्वास होना चाहिए, उनको खुद पे बिलीव करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पहली कोशिश करने से पहले अपनी हिम्मत हार जाते, वो बोलते कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये वी विल नॉट एबल टू डू दिस, एंड ये हमसे नहीं हो पाएगा, लाइक दैट। सो मैं चाहती हूँ कि वो खुद पे बिलीव करे, उनको आत्मविश्वास हो, और वो अपने गोल के लिए, मतलब उनके अंदर वो जज्बा होना चाहिए अपने पैशन तक पहुंचने के लिए। और फिर इससे जितने भी हर्डल्स आएंगे आपके लिए, जो रास्ता बनेगा आपकी सफलता तक पहुंचने के लिए, उसमें जो भी कांटे बिछे रहेंगे वो बहुत ही आसानी तरीके से आप जा सकते हैं।
तो यहाँ पर बड़ी बात कम उम्र में तनिष्का ने कही है। तो दर्शकों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो है हम जो कर रहे हैं, आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है और लगातार सुबह से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है और सुबह 7 बजे से ही मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा देश में भी जो है कई सीटों पर वोटिंग की जो है प्रक्रिया चल रही है और हम सबका भी धर्म है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में यहाँ पर आपको अपनी आहुति देना है, यहाँ पर आपको वोटिंग केंद्र पर पहुंचकर मतदान करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि आप वोट ज़रूर डालें। तो निश्चित रूप से आज वोटिंग का दिन है और आपको यहाँ पर वोट करना है और यही बात जो है दूरदर्शन के ज़रिए भी जो है दूरदर्शन की पूरी टीम जो है पूरे देश में लोगों से अपील कर रही है और लोगों को बता रही है, लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है कि कैसे वोटिंग के दिन लोकतंत्र के उत्सव में सभी भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। और हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर रचना दुबे जी और तनिष्का मेहता जी भी हमारे साथ थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी आकाश सेन को दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए और हर न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।